नाम बदला गया और नए विभाग बने, तो आगे आगे की रणनीति क्या है? बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक युवाओं में थोड़ा सा निराशा थी। अभी का जो दौर है वो स्किल का दौर है। सरकार नहीं चला पा रहे हैं, इनके 4-5 लोग हैं वो चला रहे हैं। चलाते हैं, भाजपा के इशारे पर सरकार चलती है। उन्होंने हवाई बातों को विराम देते हुए जो प्रैक्टिकल हो सकता था, ये प्रैक्टिकल करने की कोशिश की है। विपक्ष से तो बेहतर रहेगा असद की सत्ता में बैठे। जी, तो इसलिए खेला सब हो सकता है। पर ये सब कुल मिला के राहुल गांधी की जिद है, बाकी और कुछ नहीं है। हरियाली आंसू बहाते हैं ताकि अल्पसंख्यकों का वोट जो है मेरे साथ जुटा रहे। और इससे क्या होता है कि पब्लिक की कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो ऐसे में देखिए, हर जगह आप प्रशासन नहीं हो सकता है, आपको कहीं न कहीं जनता का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। और ये उनका जो है सो ये बहुत अच्छा रास्ता उन्होंने चुना है। प्रशासन से बढ़ के कोई माफिया नहीं होता। पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, बड़े से बड़े माफिया का नाम सुनते हुए जिसको लगता है कि कोई खत्म ही नहीं कर सकता, लेकिन प्रशासन ने जब चाहा, सरकार ने जब चाहा, तो वो खत्म नहीं। लगता है कि असंभव है, लेकिन विजय सिन्हा जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, आप देखिएगा आने वाले समय में इसमें बहुत हद तक सुधार होगा। लेकिन इसमें रोकेंगे। नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक की, जिसमें कि 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। जो 3 नए विभागों की नीतीश कुमार ने घोषणा की थी, उसको मंजूरी मिल गई है। वो क्या विभाग है और बिहार में उसका क्या असर होने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सोनिया गांधी की नागरिकता और वोटर कार्ड बनने का जो विवाद अभी है, वो दिल्ली में उस पर सुनवाई होनी है नए साल में, जनवरी में। आखिर वो विवाद क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो है, यहां पर बिहार में बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए जो है अब ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गए। डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, वो लगातार एक्शन में आ चुके हैं और उन्होंने इनाम देने की घोषणा भी कर डाली है, जो कि बालू माफिया का पता बताएंगे, ठिकाना बताएंगे, वीडियो भेजेंगे या कुछ प्रमाण भेजेंगे, उनको इनाम भी मिलेगा। तो क्या कुछ है, उन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर, साथ में पत्रकार है अश्विनी कुमार। तो इनसे हम समझेंगे कि आखिर जो है क्या ये माजरा है। तो सर, आपसे पहले शुरुआत करते हैं। नीतीश कैबिनेट में जो है 19 एजेंडों पर मुहर लगी है, वो एजेंडे क्या है और क्या कुछ जो विभागों की बात चल रही थी, क्या कुछ होने वाला है बिहार में, क्या बदलेगा? आज जो है कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें 19 प्रस्ताव किया गया। एक तो है कि कर्मचारियों का 5% महंगाई भत्ता बढ़ गया। ये ड्यू था जी, ना, जुलाई से ही देना है, उसको जुलाई से ही मिलेगा। तो पहले जहां इनका 252% था, वह अब बढ़कर हो गया 257%, है ना। तो ये कर्मचारियों के हित में हुआ, राज्य कर्मचारियों के हित में। और दूसरा है कि 3 विभाग जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाने की घोषणा की थी, है ना, उसमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग था। तीनों था ना, अलग अलग जी। वो तीनों को जो है आज मान्यता कैबिनेट में मिल गई जी। इसके अलावे जो है कुछ विभागों का नाम भी बदला है, जिसमें आपको पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग था, उसको अब जो है लोग डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, उसका नामकरण कर दिया गया है। श्रम संसाधन विभाग का नाम अब जो है श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग होगा। इसी तरह से है कला संस्कृति एवं युवा विभाग, उसका नाम बदल के कर दिया गया कला एवं संस्कृति विभाग। तो ये सब है। उसके बाद है तकनीकी विकास निदेशालय का नाम भी बदला है उनका, उसका नाम हो गया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय, उसको स्वीकृति मिल गई। ये सब हुआ। उसके अलावे भी है बहुत सारे, है ना। खान एवं भूतत्व निदेशालय की 2 निदेशालयों में बांटा गया, पहले एक ही था। तो ऐसे करके बहुत सारे। इस सब का लाभ क्या होगा जो नाम बदला गया और नए विभाग बने? तो आगे की रणनीति क्या है नीतीश कुमार की? नीतीश विभाग तो और बढ़ गए, दायित्व तो बढ़ जाएगा। नीतीश कुमार जी ने जब 3 नए विभागों का
सृजन करने की घोषणा की थी, बनाने की, उस समय कहा था कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, नौकरी मिलेगी, है ना, और विकास होगा। तो ये उनका जो लक्ष्य था वही इसमें होगा फायदा। तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री का जो है लक्ष्य कि हम 30 तक, साल 30 तक, 2030 तक जी हम जो है 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। उन्होंने इसी घोषणा कर रखी थी, चुनावी वादा है उनका, रोजगार देंगे जिसमें, हाँ, रोजगार और नौकरी दोनों देंगे, दोनों चीजें। हाँ, तो इसका जो है संभावना है ना, क्या कहते हैं, तलाशने के लिए, इसको जो है मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने 3 नए विभागों की घोषणा की। तो हो सकता है इससे लोगों को जो है एक तो नौकरी भी मिलेगी, उसके बाद रोजगार का भी अवसर मिलेगा। इसीलिए उन्होंने जो बनाया था, आज उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। अब जो उनकी सोच थी, उन्होंने जो घोषणा की, वह अब एक तरह से स्वीकृति उसको मिल गई। अब उसका सृजन होगा, बनेगा, है ना। ये हुआ, विभागों को जो तोड़ा है और नया नामकरण किया, जैसे युवा विभाग हटा दिए, खेल संस्कृति में युवा विभाग तो अलग बना दिए। इसीलिए उनका जो है ये सब करने का अर्थ है कि जो उनका लक्ष्य है, जो उन्होंने घोषणा की है, उसको आगे जो है ना गति दी जाए और उसको मूर्त रूप दिया जाए। 3 विभाग है अश्विनी जी, युवा रोजगार एवं कौशल विभाग एक हुआ, दूसरा उच्च शिक्षा विभाग है, और तीसरा है नागर विमानन यानी सिविल एविएशन विभाग। तो इन तीनों विभाग को लेकर के क्या आप सोचते हैं, बिहार में क्या कुछ तब्दीली हो सकती है आगे चल करके? देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो उच्च शिक्षा विभाग और जो आपने कहा, ये क्या है कि बिहार में इस बार का जो चुनाव का जो मेन मुद्दा था वो रोजगार उसमें अहम थी, और खास करके युवाओं को लेकर आप देख रहे थे कुछ हद तक, बहुत हद तक तो नहीं लेकिन कुछ हद तक युवाओं में थोड़ा सा निराशा थी इसमें, क्योंकि रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा था बिहारियों का। चुनावी मुद्दा देखिए सर, चुनाव के साथ साथ वैसे भी कुछ युवाओं में ये थी कि चुनावी मुद्दा था, और चुनाव में जो है प्रशांत किशोर भी उठा रहे थे पलायन, बेरोजगारी, है ना, इसको बड़ा जबरदस्त तरीके से उन्होंने उठाया। एनडीए की तरफ से जो वादा किया गया है तो उसको तो अब निभाना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने चुना है, प्रचंड जीत हुई, और इसी के लिए सरकार को भी लगा कि नहीं, जनता ने भरोसा किया है, तो उन्होंने ये कदम उठा लिया इस और शुरुआत कर दी इस चीज की। देखिए, नागर विमानन जो है उसके लिए जो सरकार ने पहले भी देख रहे थे जो ग्रीन फील्ड वगैरह की घोषणा, क्योंकि इनका स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह जो बनने की बात हो रही है, और वो बहुत जल्द जो है इस पे काम शुरू हो जाएगा। तो जब वो शुरू होगा तो फिर कनेक्टिविटी के लिए तो चाहिए ना, एयरवेज चाहिए, मतलब एयरपोर्ट वगैरह चाहिए, क्योंकि हवाई मार्ग सबसे सुगम मार्ग माना जाता है और जो कनेक्टिविटी का सबसे फास्ट मार्ग माना जाता है, तो उस पे ध्यान देना जरूरी था। तो इसलिए इसका जो मतलब जो है सो इसका एक विभाग बना दिया गया, ये चला। और उसके बाद रोजगार आप अभी के दौर में आप रोजगार तभी दे सकते हैं ना कि आप सिर्फ एक एकेडमिक नॉलेज पे रोजगार नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए डायरेक्ट कोई ग्रेजुएशन कर लिया या फिर एमए कर लिया, मास्टर्स की डिग्री ले लेते हैं, तो सिर्फ आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री पे जाके आप कहाँ जाएंगे, आपको क्या रोजगार होगा। तो अभी का जो दौर है वो स्किल का दौर है। आप देख रहे हैं एआई जैसे चीज है, तो इसलिए कौशल विभाग का इसमें गठन किया गया है, ताकि युवाओं को जो है तकनीक से लैस किया जाए। और इसके बाद जो है सो जब तकनीक से आप लैस हो जाएंगे तो ऑलरेडी आपको रोजगार मिलेगा। और उन्होंने देखिए तेजस्वी यादव के तो ये नहीं कहा कि हर घर से मैं, जैसे उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी दूंगा, तो ये जो सरकार है, इंडिया की सरकार ने ये कभी नहीं कहा कि मैं सरकारी नौकरी दूंगा, उन्होंने कहा नौकरी और रोजगार दोनों उपलब्ध कराऊंगा। तो रोजगार में अगर आप किसी भी तकनीक से लैस हो जाते हैं, कोई कौशल आप सीख लेते हैं, सिंपल सा देखिए, अगर कि आज के डेट में कोई बंदा अच्छे से कंप्यूटर चलाना सीख लेता है तो उसके लिए 15,000, 20,000, 25,000 तक की नौकरी मिल जाती है। आप ये कहिएगा कि जो इसको आप रोजगार नहीं मानते, तो जिस हिसाब से आपका कौशल रहेगा उस हिसाब से आपको रोजगार मिलेगी। अब ये कहना कि जो नहीं अब 15,000 से क्या होगा नहीं होगा, तो अब जो आदमी घर में बैठा है अगर उसके घर में 15,000 आ रहा है तो कम से कम एक तरफ से तो वो माइंड से फ्री होगा ना। अगर वो आगे पढ़ाई करना चाह रहा है तो वो पढ़ाई कर सकता है, या फिर आगे उसी में चाहेगा डेवलप करना खुद को, तो और भी तकनीक का कोई कोर्स है वो करके वो आगे बढ़ सकता है। तो इस लहजे से जो सरकार का जो इस बार का मेन मुद्दा था, पलायन इस बार बड़ा मुद्दा बना, चुनावी मुद्दा देख लीजिए, युवाओं को लेकर बड़ा मुद्दा बना। तेजस्वी यादव हमेशा घेरते रहे हैं इस पर सरकार को, तो युवाओं के लिए खास करके ये सोचा गया और उन्होंने हवाई बातों को विराम देते हुए जो प्रैक्टिकल हो सकता था ये प्रैक्टिकल करने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि जो बहुत जल्द इसका असर भी देखने को मिलेगा।
नीतीश कुमार इन दिनों बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जब से चुनाव जीते हैं, प्रचंड जीत हुई है, लगातार दौरा कर रहे हैं। आज जो है वो कच्ची दरगाह बिदुपुर जो पुल है, बिदुपुर उसका तक वो दौरा कर चुके हैं। राघोपुर से होते हुए वहां तक का निर्माण कार्य का उन्होंने जायजा लिया है और कहा है जल्द से जल्द इसको पूरा भी किया जाए। 85% जो है काम हो रखा है, तो बड़ा एक्टिव मोड में नजर आते हैं। देखिए, इस बार के नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार थोड़ा ज्यादा उत्साहित है, आगे नहीं लग रहा है जी। नतीजे आए और उसके बाद से नीतीश कुमार एक्टिव हो। मैंने बीच में थोड़ा सा हम सर इसलिए रोके, नीतीश कुमार एक्टिव हमेशा से रहे, चुनाव ऐसा के नहीं। दौरान लेकिन हाँ, बीच में क्या था ना कि उनकी जो बातें थी वो मीडिया तक कम पहुंचती थी, और इस चीजों को लेकर अब उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया का एक सहारा लेना शुरू किया। इधर आप देखिए चुनाव से 2-3 महीने पहले से, 4 महीने पहले से, और सरकार की हर गतिविधि को जनरल लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। बीच का कुछ समय छोड़ दे तो नीतीश जी हमेशा एक्टिव रहे। वक्त जो है जिस तरह से इनकी खिंचाई की जा रही थी विपक्ष की ओर से, खास करके तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ओर से, है ना। तेजस्वी यादव ने तो तेजस्वी यादव ने तो इनको पूरी तरह से जो है नकारा साबित कर दिया था, साबित कर दिया क्योंकि सरकार ये नहीं चला पा रहे हैं, सरकार नहीं चला पा रहे हैं। इनके 4-5 लोग हैं वो चला रहे हैं, चलाते हैं, भाजपा के इशारे पर सरकार चलती है ना। तरह तरह के आरोप इन पर लगा दिए। हाँ, एक अधिकारी का बार बार नाम ले रहे थे, अधिकारी का नाम ले रहे थे। तो कॉकस अधिकारियों का 3 अधिकारियों का कॉकस है जो इनका सारा चीज करते हैं। तो नीतीश कुमार ने उसको खत्म किया। पूरे क्षेत्र का जो है दौरा, उन्होंने चुनावी दौरा किया, सघन दौरा किया। एक चीज है सर, इसमें श्रेय तेजस्वी को ही जाएगा। और दूसरा, जब सरकार बन गई भारी बहुमत से तो इनका हौसला बुलंद हो गया। पिछली बार जो है ये चले गए थे 3 नंबर पर, मात्र 43 सीटों पे सिमटने के बाद थोड़ा सा हतोत्साहित तो ये हतोत्साहित हो गए। और इनको हमेशा लगता था कि हमसे जो है अब इनके निर्णय में ये दिख रहा था, जैसे चूंकि भाजपा ने इनको सीएम बना दिया क्योंकि भाजपा से इनका ये था टाइप और कहा गया था, कमिटमेंट था कि जो बनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जिस लेवल के नेता है, उनको अंदर से कहीं ना कहीं ये चीज कचोट रहा था। लेकिन एक चीज और है इस बार, उनको हिम्मत ये भी है कि अगर भाजपा दगाबाजी की तो हम अपने बूते भी सरकार बना सकते हैं, और एकदम मजबूत सीएम रह के। यह भी उनको भरोसा है अंदर से। भरोसा क्या सर, बार बार अब आप देखिए कि 2 दिन कल ही तो AIMIM के 5 विधायक मिलने गया, उनसे मिला, है ना। और ये 5 जो है पहले ही ओवैसी कर चुके हैं ना, अजदुद्दीन ओवैसी। अगर सरकार जो है सीमांचल क्षेत्र का विकास करे तो हमारा समर्थन, नीतीश कुमार की सरकार, तो हमारा समर्थन रहेगा। और उसके बाद 5 विधायक उनसे मिले, जो 5 उनके विधायक हैं। सर खबरें ये भी आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी बार बार इस बात का उनको डर भी सता रहा था कि जो टूटने की बात है, तो जदयू की तरफ से ये भी कोशिश हो सकती है सर, ये बातें चल रही है। टूटने की बात तो देखिए, वो तो फिर दूसरे चरण की बात है, क्योंकि पहले चरण में जो लोग मिल लिए तो उसमें देखते हैं सब है। और एक विधायक ने तो उनको राजनीतिक गुरु मान लिया अपना, बताया वो तो कल ही हुआ है, उसके बाद से तो सब मिल लिया। शुरुआत उसने ही की थी मिलने की, उसके बाद धीरे धीरे सब पहुंचे। पहले 3 को पहुंचे, उसके बाद 2 और पहुंचे। ईमान भी थे। 5 को 5 फिर उनसे मिले। तो ये चीज जो है, जैसे 5 को अगर 5 को आ जाता है तो अभी उनका कितना है, 85-90 हो जाएगा, सबसे बड़ी पार्टी हो जाएंगी। हाँ, तो भाजपा से बड़ी पार्टी हो जाएगी, है ना। तो ये उनका है हौसला, उससे भी बुलंद है। दूसरी बात है कि उनको यह भी भरोसा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हमको जो है मांझी और कुशवाहा उधर जा सकते हैं सर। नहीं, हमको तेजस्वी यादव का सपोर्ट मिल जाएगा, लालू यादव का समर्थन। वो तो अभी भी सीएम बनाने के लिए तैयार ही बैठे हैं। समर्थन मिल जाएगा। और उस परिस्थिति में टूटे उठेगा नहीं, लालू जाएगा कहाँ, भाग के सत्ता का सुख भोगेगा। बिल्कुल, और विपक्ष से तो बेहतर रहेगा ना सर कि सत्ता में बैठे। तो इसलिए खेला सब हो सकता है। तो ये एक भरोसा है, इसलिए ज्यादा इस बार जो है एनर्जेटिक है, ज्यादा एनर्जी में, एक्टिव भी है, एनर्जेटिक भी है। होना भी चाहिए सर, 43 से 85 पे पहुंचे हैं, इसीलिए ज्यादा। सोनिया गांधी का सर क्या विवाद है नागरिकता को लेकर के, और वोटर कार्ड बन गया, जो क्या मामला है? देखिए, सोनिया गांधी नागरिक नहीं थी जब बनी, उससे पहले ही उसका वोटर
कार्ड बन गया। यह विवाद जो है ना उठा, इस बार जो SIR का मामला हुआ उसमें उठ गया। हाँ, उसी समय उसे शुरुआत हो गई जब इसका कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे थे, उसी समय से मामला। ये जो है 1980-81 में ही वोटर लिस्ट में नाम उसका जुड़ गया। 1983 में भारत की नागरिक बनी, तो नागरिकता से पहले ये जो है वोटर, उससे पहले बन गया, वोटर कार्ड बन गया, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया। यह तो अपने आप में एक थोड़ा सा अजूबा चीज है, गलत चीज। कांग्रेस का की सरकार में बहुत अजूबी चीज हुई जिसको आप सामान्य समझ सकते हैं। ऐसा एक तो नहीं है। यह मामला जो है उठा, केस हुआ है ना राव जवेन्यू कोर्ट में। मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोई जो है इसका प्रमाण नहीं, सबूत नहीं है, और उसको खारिज कर दिया। ये मामला हुआ आपको 11 सितंबर को, इसका खारिज कर दी गई थी 2025 इसी साल। लेकिन उसके बाद फिर से उसको जो है आगे बढ़ा उसी कोर्ट में। तो अब जो है कोर्ट ने फिर से इस पर संज्ञान लिया है और इस पर सुनवाई होगी, है ना। अब जो यह मामला चला गया है आपको, अब कोर्ट के द्वारा फिर से भेजा गया नोटिस, अब उनका जवाब देना होगा सोनिया गांधी को। बताना आगे मतलब क्या हो सकता है इसमें? आगे देखिए, आप नागरिक नहीं और आपको वोटर लिस्ट कैसे बन गया आपका? तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से बनाया गया। जो SIR का आरोप, मतलब SIR मतलब का चोरी का जो आरोप राहुल गांधी लगाते रहते हैं, खुद ही चोरी में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं सर कांग्रेस को ये डर था कि इस तरह की बातें सामने आ सकती है, इसीलिए SIR का इस तरह से वो विरोध कर रहा है। इसीलिए विरोध कर रहे थे। नोटिस किया, सोनिया गांधी फिर जवाब देगी। 6 जनवरी को सुनवाई है इसकी, है ना, 2026 इसमें ये खुलासा हो गया SIR। हाँ, अब जो है भाजपा तो पहले ये खुलासा कर रही थी, तो ये अब इसके बाद उसको जवाब देना होगा नए सिरे से। वोट तो समझे कि सोनिया गांधी चाहे कांग्रेस के लोग तो समझे कि मामला खत्म हो गया, मजिस्ट्रेट ने इसको खारिज कर दिया, लेकिन फिर से कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया है। चलिए विजय कुमार सिन्हा पे आते हैं। और देखिए, इसी में सबसे बड़का बात है कि आज जो है चुनाव सुधार पर मांग कर रहा था पूरा विपक्ष कि पहले जो है वंदे मातरम पर जो बहस अभी कल लोकसभा में संपन्न हुआ और आज राज्यसभा में चला गर्मा-गर्म बहस हो रहा है, हुआ, तो उस पर जो है उसके बाद जो इसकी मांग की पर चर्चा शुरू हुई। तो इसमें जो सीधा सीधी आरोप लगा रहा है कि SIR का मतलब है भाजपा का जो है ये चाल है, बिहार में जीतने के बाद हौसला बुलंद, अगले ज्यादा भी क्या बोले, तो वहां जो BLO पर इतना बोझ दे दिया गया कि 9 BLO जो है सुसाइड कर लिया, तरह तरह का आरोप लग रहा है। लालन सिंह क्या बोले, वो भी बहस में भाग लिए। उन्होंने क्या कहा कि पहले जो लोग चाहता था वोट लूटने का हथकंडा है, पहले जो लोग का फिर से मांग, आज फिर मांग उठी। EVM जब आया तो बैलेट पेपर से ही सही चुनाव होता था। लेकिन सही बात है कि जहां आपकी सरकार बन जाती है, आप लोकसभा में जीते, अखिलेश यादव की बात हम कर रहे हैं, उस समय तो आपको सीट मिल गई, बम थे, उस समय आप आरोप लगाते कि गलत चुनाव हुआ, क्योंकि EVM से हुआ है। जीत गए तो फिर जीत गया लगेगा सवाल। उसके बाद अभी तेलंगाना में सरकार बन गई कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने तो हाँ EVM को दोषी नहीं ठहराया, कहा था कि भाई बैलेट पेपर से होना चाहिए। सर ये सब कुल मिला के एक राहुल गांधी की जिद है, बाकी और कुछ नहीं है। इसी के पीछे सब चल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जहां आप जीत जाते हैं, एक स्टेटमेंट रिपोर्ट छपी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैं पढ़ा था। संजय जायसवाल जो है वो उन्होंने जो है कहा, आज सांसद जो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की जो बात कर रहे हैं, यही बात चुनाव में करते करते राहुल गांधी की कांग्रेस की यह स्थिति हो गई कि एक बोलोरो में अब आराम से कांग्रेसी सब आ जाएगी विधानसभा में, बड़ी गाड़ी घूमने जाएंगे राहुल गांधी, तो एक गाड़ी काफी है, बहुत गाड़ी उनके पीछे नहीं रह पाए। चलती है सर, दिल्ली पिछले बार भाजपा के विधायकों के लिए संजय जायसवाल को बोले सब चले जाएंगे। नहीं, ये सब जो है चल रहा है जी, बावजूद इसके न कांग्रेस मान रही है न ही TMC वाला मान रहा है। TMC तो अलग परेशान है, TMC का तो परेशान ही होना, इधर अखिलेश ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि यह SIR नहीं, यह तो जो है क्या कहता है नेशनल NRC है,
वो यह बता रहे हैं कि यह एनआरसी है, जैसे वो हम बना ना। हाँ बिल्कुल, ये सीए के समय भी इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि अमित शाह ने एक बार एनआरसी का जिक्र भी सिर्फ किया था। हमदर्दी और घरियाली आंसू बहाते हैं ताकि अल्पसंख्यकों का वोट जो है मेरे साथ जुटा रहे। खास करके सर ऐसे फर्जी जो वोटर हैं, हाँ, खास करके रोहिंग्या हो गए, बांग्लादेशी, कैसे उसको रख दिया है कैंप में, है ना। यूपी में शुरू हो गया पकड़ पकड़ के जो रखा जा रहा है डिटेन करने का। हाँ, तो ये सब है कार्रवाई। बिहार पहुंचते हैं सर, बिहार पहुंचते हैं। बिहार में विजय कुमार सिन्हा जो है वो बहुत बड़ा ऐलान आज उन्होंने किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने अपनी बातों को रखा है और इनाम की भी घोषणा कर डाली है कि जो लोग बालू माफिया को पकड़वाने में मदद करेंगे उनको इनाम भी मिलेगा, कुछ राशि भी तय की गई है और लगातार एक्शन और बहुत सारे जो ट्रक जब्त किए गए हैं बालू लदे हुए उनका जो है नीलामी की भी बात उन्होंने की है। तो क्या ये करने वाले हैं आगे चल करके? बालू का खेल बंद होगा बिहार में कि चलता रहेगा? बोल तो रहा है विजय कुमार सिन्हा, लेकिन बालू ऐसा चीज है कि सत्ता या विपक्ष सभी लोग उसमें शामिल जरूर रहते हैं। सत्ता दल से लेकर सब बालू माफिया पर ही तो सत्ता बिहार की है। नहीं, इसमें थोड़ा सा ये करेंगे, ठीक है ऐसा नहीं है कि, लेकिन विजय सिन्हा ने इस पे बहुत हद तक कार्रवाई की और बहुत अच्छा काम किया है इसको लेकर। इसीलिए तू दावा कर रहे हैं कि हम इसको जो है जो 10,000 देगा, जो सूचना देगा उसको हम 10,000 इनाम देंगे। पहले भी जनता से जोड़ने की कोशिश की, पहले भी नाम की कुछ राशि थी बिल्कुल, और उन्होंने दिया भी है। पिछले साल जब पिछले सरकार में जब वो मंत्री थे तो उन्होंने ये इनाम की राशि दिया है बुला के बजाते लोगों को। और इससे क्या होता है कि पब्लिक की कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो ऐसे में देखिए हर जगह आप प्रशासन नहीं हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं जनता का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा और ये उनका जो है सो ये बहुत अच्छा रास्ता उन्होंने चुना है। देखिए उन्होंने एक बात और कहा, वो तो जो है पकड़ा ही रहा है, ट्रैक्टर जो पकड़ाया है ना। तो उसके अलावा उन्होंने कहा जिस थाना क्षेत्र में जिस थाना प्रभारियों की लापरवाही होगी, जो नहीं पकड़ेंगे अवैध बालू के जो ट्रक रहता है या ट्रैक्टर रहता है उसको, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह जो है पहली बार है कि थानेदारों पर भी कार्रवाई होगी। तो ये जो एक उनकी है, देखिए उनका जो निश्चय है वो दृढ़ है और वो इस पे काम करेंगे और काफी हद तक वो लगाम लगेगा। लेकिन चुनौती ये है कि एक थाने की पुलिस फोर्स मिल करके थानेदार अगर मिलते हैं तो बालू माफिया जो रहते हैं वो बहुत ताकतवर रहते हैं ज्यादा। तो एक अगर थानेदार रहते हैं या फिर कोई भी, क्योंकि बालू माफिया ये नहीं देखते हैं कि हमारे सामने थानेदार है कि कोई एसपी है या एसएसपी है, गाड़ी सीधे उसी पर चढ़ा देते हैं। तो आखिर कैसे मतलब ये रोक लगा पाएगी बस एक थाने की पुलिस फोर्स मिल करके? मुश्किल से, अगर पटना जिले की बात करें तो यहाँ ज्यादा थानों में ज्यादा पुलिस फोर्स रहती है, लेकिन अन्य जिलों में तो संख्या बल कम रहती है। छापेमारी करने तो उस पर हमले होते हैं, है ना, बालू माफियाओं द्वारा। कई जो है बेचारे प्राण भी गंवा चुके हैं, रोते बिलखते हुए बहुत सारी तस्वीरें आई थी। महिला पुलिस की भी बहुत ज्यादा गलती हो जाती है बेटा में। तो ये सब चीजें होती है, बावजूद इसके कहते हैं विजय सिन्हा का दावा है कि हम 3,000 जो है ट्रक जब्त की गई है बालू डोरीगंज में। तो इतने मात्रा में एक चीज कहेंगे बालू, देखिए होता क्या है ना कि अगर पुलिस चाले ना तो कितने भी बड़े माफिया हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, वो नहीं टिकेगा। आप यूपी का उदाहरण देख लीजिए। यूपी में ऐसा नहीं है कि जो एक थाने में 20, 25, 50 कांस्टेबल होते हैं, उतना ही रहते हैं। सूचना मिली तो एक साथ पुलिस आपके जब नेतृत्व होता है, जब भी आप रेड करने जाते हैं, आप जब रेड करने जाते हैं ना तो आपको सबसे पहले ये इनपुट के आधार पे आप फोर्स इकट्ठा करते हैं और उस आधार पे आप जाते हैं। कि इस बार जो विजय कुमार सिन्हा का, पिछली बार भी खनन मंत्री थे, हाँ, और इस बार भी है। तो पिछली बार जो उसका खनन मंत्रित्व वाला जो कार्यकाल था उसमें बेहतर रहा, सराहनीय था सर। और उसमें जो है लोग कह रहा था कि नहीं बालू का ये हो गया है, सरकार अपने दर पर बालू बेचेगी, जब्त बालू करके, और स्टॉक सरकार करेगी। ये सब कि अब बालू बहुत महंगा मिलेगा और इस पर जो है अब संकट हो जाएगा, है ना। लेकिन जब खनन बंद हो गया, खनन का एक समय होता है, जब बंद हो गया, उसके बाद जब स्टॉक हुआ, उस दरमियान जो है बालू आपको
घर बनाने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। नहीं, कोई शॉर्टेज नहीं था, बहुत एकदम आराम से मिल रहा था और बहुत जायज नाजायज पैसे भी नहीं लग रहे थे। जो सरकार का निर्धारित था उससे थोड़ा बहुत जो है ट्रैक्टर का भाड़ा लगता था और उस पर जो है अवेलेबल हो जाना। विजय सिन्हा जब एक बार अपने यहाँ पॉडकास्ट में आए थे तो उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि हमने जो काम किया है आप देखिए, और उन्होंने बताया भी था, और उन्होंने कहा कि आगे भी अगर मौका मिले तो इस चीज को मतलब रोकना संभव है और वो रोकेंगे। अगर देखिए आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो ना, तो कहा जाता है कि नेतृत्व करता अगर आपका बढ़िया रहे तो आपका जो सिपाही होता है वो ऑटोमेटिक जोश में आ जाता है और कई बार आप हारे हुए युद्ध को भी जीतते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रशासन से बढ़ के कोई माफिया नहीं होता। पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, बड़े से बड़े माफिया का नाम सुनते हैं जिसको लगता है कि कोई खत्म ही नहीं कर सकता, लेकिन प्रशासन ने जब चाहा, सरकार ने जब चाहा तो वो खत्म। इस बार और है एक चीज, गृह विभाग भी है सम्राट चौधरी के पास और पुलिस प्रशासन गृह विभाग के अंतर्गत आता है। अगर सामंजस्य बना रहा सरकार में तो सरकार विजय सिन्हा के जो अभियान है, विजय सिन्हा का जो घोषणा है वह जो है अमली जामा पहनेगा और बालू माफियाओं पर जो है नकेल सरकार पूरी तरह से कस लेगी। और बिहार में कहा भी जाता है कि बालू ही है ना, एकदम बालू बेचो और धन्ना सेठ बनो। पीला सोना उसका नाम ही होता है सब। अब वैसे सब विजय सिन्हा बड़ा एकदम दृढ़ निश्चय के साथ इस बार हैं, एकदम उनका गोल है फिक्स किया। आप देखिए भू राजस्व एवं भूमि सुधार में भी का भी विभाग है उनके पास। उन्होंने क्या किया, डिजिटलाइजेशन जब हो रहा है डॉक्यूमेंट का तो उसमें कई जगह क्या है ना कि पन्ने गायब, तो उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि जो वो पन्ने ढूंढ के लाएगा उसको भी उचित इनाम दिया जाएगा वेरीफाई करने के बाद कि जो पन्ना सही है। पन्ना तो गायब है, कोनो नई बात नहीं है। आप जाइए यहाँ दस्तावेज कार्यालय में जी, तो आपका जो है खतियान का पन्ना गायब मिलेगा। विजय सिन्हा ने इस बार ये उसको फाड़ के जो है ना, फाड़ दिया है माफिया सब और उसके जगह पर दूसरे के नाम से जो है रजिस्ट्री के खेला चल रहा था। तो उनको भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे उन्होंने डायरेक्ट एक बार जनता से ही कनेक्ट कर लिया है। और उन्होंने एक और घोषणा की थी कि वो जिला जिला जाएंगे और खुद से इस चीज का निरीक्षण करेंगे अपने से। तो सीधे सीधे इस बार वो नहीं कि जो अधिकारी रिपोर्ट ला के दिए तो उस पर पढ़े तब देखे, ऐसा कुछ नहीं। इस बार उनका इंटेंशन भी सीधा साफ है, सीधे पब्लिक के साथ कनेक्ट होना है और उसके बाद इस हद तक कार्रवाई करनी है और काम को आगे बढ़ाना है कि जो चीज बिहार में लगता था कि असंभव है, जैसे बालू का जो खनन का यहाँ पे है अवैध खनन, लगता है कि असंभव है, लेकिन विजय सिन्हा जिस हिसाब से काम कर रहे हैं आप देखिएगा आने वाले समय में इसमें बहुत हद तक सुधार होगा। लेकिन इसमें रोकेंगे जी। विजय सिन्हा जब खनन मंत्री थे तभी जो है कितने जो है छापा मारने गई टीम अवैध खनन रुकने के लिए, तो उसी पर जो है हमला हुआ और पिटाए लोग, भाग खड़ा हुए, जान बचाकर भागे। इस बात से भी हम सहमत हैं आपके। लेकिन जब प्रशासन, मैंने बोला ना कि सर अगर सही दृढ़ निश्चय और सही दिशा निर्देश के साथ काम हो तो इस पे भी लगाम होगा और प्रशासन की भी जिम्मेदारी, जो थाना जाती है अगर मान लीजिए रेड करने तो उसको लगे कि हम इस पे रेड अकेले नहीं कर सकते तो वो आसपास के थाना से सहयोग ले सकती है। ऐसा नियम है, ऐसा कोई ये नहीं है कि आप सीधे अकेले उठिए और जाके इसी पर नहीं थोड़ा सा मैं कड़वी बात इसमें थोड़ा सा बोलूंगा सर, लोगों को लगेगा कि जो ये मतलब हो सकता है लोगों को इस पे आपत्ति हो, लेकिन कुछ थानेदार क्या होते हैं ना, व्यक्तिगत लाभ के लिए वो अकेले उठ के चले जाते हैं और इसके कारण, क्योंकि व्यक्तिगत लाभ आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, व्यक्तिगत लाभ का अर्थ क्या है। ठीक है, कहने के लिए तो ये जाया जाता है कि जो खनन पे छापेमारी के लिए जाया जाता है, लेकिन इंटेंशन कुछ और रहता था। ऐसे बहुत सारे केसेस मिले हैं देखने को और ऐसे बहुत सारे वीडियो भी सामने आए हैं, आप देखे होंगे, तो खुल के आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हो, दर्शक भी समझ रहे हो। तो इस हिसाब से आप जाएंगे तो आपका जान जो खतरे में पड़ेगा। जबकि आप रेड करने जाते हैं, अब आपको पता है कि जो जिस जगह पे आप रेड करने जा रहे हैं तो आप सही हिसाब से उतना सुरक्षा बल लेके जवाबदेही होगी जिस थाने क्षेत्र में वो बिल्कुल। अब थानेदार आप उतना हिसाब से लेके जाएं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप सरकार से डिमांड करें। तो ये मरने वाली जो बात है, इसके पीछे का एक और ये पहलू भी था। तो विजय सिन्हा जो है फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सम्राट चौधरी का बुलडोजर जो है वो बिहार में चल रहा है, लेकिन इसकी गर्जना जो है दिल्ली के संसद में गूंज रही है, उस पर भी खूब बवाल हुआ है। उसके बाद जो है सोनिया गांधी का विवाद जो है नागरिकता और वोटर कार्ड, ये भी अभी लंबित है, आगे कोर्ट में इस पर भी फैसला आएगा। तो SIR का जो विरोध कांग्रेस कर रही है उसी पर सवालिया निशान भी खड़े हो गए हैं। अब साथ ही साथ नीतीश कैबिनेट में 19 एजेंडों पर मुहर लगी, 3 नए विभाग बने, युवा रोजगार से
जो है शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए नागर विमानन ये भी बना। तो इन सभी विभागों से जो है बिहार की जो तस्वीर है वो आने वाले 5 सालों में नीतीश कुमार का लक्ष्य है कि पूरा बिहार बदला हुआ नजर आए। जो चीजें बंद थी वो भी सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आएगा, रोजगार के दरवाजे खुलेंगे, नौकरियां मिलेंगी। तो हम भी यही चाहेंगे कि बिहार में बहुत कुछ बदलाव हो, क्योंकि हम भी बिहार वासी, जो दिली इच्छा यही होती है कि बिहार हमारा जो है पूरा समृद्ध बने। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।